नमस्कार विद्यार्थियों, मिशन सेकॉर्ड एंड रेड टीम के द्वारा आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्माइल स्टडी पर। आज हम विज्ञान कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2021 का मॉडल पेपर 1 सॉल्यूशन कर रहे थे। पार्ट 1 का जो वीडियो आप देख चुके हैं उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेके 20 तक आप हल कर चुके हैं और आज प्रस्तुत कर रहे हैं हम मॉडल पेपर 1 का भाग संख्या 2। जो वीडियो 2 है मॉडल पेपर 1 का, उसमें प्रश्न संख्या 21 से हम स्टार्ट करेंगे। तो विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी पर संक्षिप्त टिप्पणियां। प्रश्न संख्या 21 का पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और इसी का दूसरा भाग है, बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को समझाइए। विद्यार्थियों आपको विशेष सूचना दी जा रही है कि ये जो वीडियो, जिस विद्यार्थी ने वीडियो फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की बात करते हैं तो देखिए, ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के कारण भूपटल से धुआं, राख, वाष्प और गैस बाहर निकलती है जमीन में से। चट्टानें पिघलकर लावे के रूप में बाहर आती हैं। पृथ्वी की सतह पर बने मुख से ज्वालाएं निकलने लगती हैं, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है विद्यार्थियों, ज्वालामुखी पड़ा है। ज्वालामुखी द्वारा बनी मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। लावा के साथ गंधक, बोरिक अम्ल और कीमती धातुएं आदि कीमती पदार्थ बाहर निकलते हैं। गर्म पानी के झरने भी ज्वालामुखी के कारण ही बनते हैं। विद्यार्थियों, इसका प्रश्न संख्या 21 का दूसरा भाग है, बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को समझाइए। तो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की हम चर्चा करते हैं। वे शक्तियां जो पृथ्वी के बाहर रहकर कार्य करती हैं, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां कहलाती हैं। विद्यार्थियों, परिभाषा जरूरी है लिखना। वे शक्तियां जो पृथ्वी के बाहर रहकर कार्य करती है, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां कहलाती हैं। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां दो प्रकार की होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, अपक्षयण शक्तियां और अपर्दन शक्तियां। वे बाह्य विवर्तनिक शक्तियां जो अपने स्थान पर रहकर ही कार्य करती हैं, अपक्षयण शक्तियां कहलाती हैं। यानी जो अपने स्थान पर रहकर कार्य करती हैं, अपक्षयण शक्तियां कहलाती हैं। जैसे कृषि के लिए आवश्यक मैदानों का निर्माण करती हैं, अनेक प्रकार के रसायन अपक्षयण के कारण बाहर आ जाते हैं, अनेक प्रकार की चट्टानों को तोड़कर उपजाऊ मिट्टी का निर्माण कर देती हैं। विद्यार्थियों, यह प्रश्न को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि कृषि में पृथ्वी की कौन सी विवर्तनिक शक्तियां आपके लिए उपयोगी है। तो आपके अपक्षयण और अपर्दन दोनों रूप में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मिट्टी कृषि के लिए जो मैदानों का निर्माण करती है, अपक्षयण शक्तियां या बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। इसी प्रश्न का अथवा देख रहे हैं हम। अथवा है, ज्वार भाटा और समुद्री धाराओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। प्रश्न संख्या 21 का ही दूसरा पार्ट है अथवा का। उसमें लिखा गया, ज्वार भाटा और समुद्री धाराओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए, पृथ्वी पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के एक सिध में होने से होता है। ऐसा होने पर समुद्री जल का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके खिंचाव के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। यानी अचानक समुद्र का जो जल स्तर ऊपर उठता है, गिरता है, तो ये किसका कारण है, ज्वार भाटा का कारण है। इसी का दूसरा पार्ट है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराओं की हम चर्चा करते हैं तो देखिए विद्यार्थियों, समुद्री जल में शक्ति का दूसरा रूप समुद्री धाराओं में मिलता है। इनको समुद्र में बहने वाली नदियां भी कहा जाता है। इनमें जल एक निश्चित दिशा में बहता है। समुद्री धाराओं में जल निश्चित दिशाओं में बहता है। समुद्री धाराओं में कहीं ठंडा तो कहीं गर्म जल बहता है। गर्म धाराएं क्षेत्र को गर्म तो ठंडी धाराएं शीतल कर देती हैं। विद्यार्थियों, ये जो जहां मिलते हैं वो मछली उत्पादन में बहुत ज्यादा होता है। अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 22। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के जीवन व्रत व विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। देखिए, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी बहुत ही महत्वपूर्ण पादप वैज्ञानिक वे हैं। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किया है। जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, उस पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के संमिश्रण से एक नई शाखा का निर्माण कर फूलों के विभिन्न भागों के कृत्रिम पोषण द्वारा विधि कराने में सफलता प्राप्त की थी डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी जी ने। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी जयपुर के रहने वाले वनस्पति विज्ञानी थे और इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण कर आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ व ढाका विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और अंत में दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष, जो विभागाध्यक्ष थे। इनके अधीन शोध कार्य करने वाले भारत के अतिरिक्त अन्य देशों से शोधार्थी भी आते हैं। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किया। भ्रूण विज्ञान और पादप विज्ञान के संमिश्रण में उन्होंने जो एक नई शाखा का विकास किया। इसमें फूलों के विभिन्न भागों का कृत्रिम पोषण कर वृद्धि कराने में डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने सफलता प्राप्त की। डॉक्टर माहेश्वरी ने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की। टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इन्हें फेलो बनाया था। डॉक्टर माहेश्वरी को
लंदन की रॉयल सोसाइटी ने भी फेलो बनाया था। इसका अथवा प्रश्न संख्या 22 का अथवा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात करते हैं तो होमी जहांगीर भाभा एक महान वैज्ञानिक, कुशल प्रशासक और कला प्रेमी थे। कला के क्षेत्र में उन्होंने उनके जो चित्र हैं ब्रिटिश कला दीर्घाओं में आज भी सुरक्षित हैं। इनका जन्म मुंबई के पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। स्नातक होने के पश्चात डॉक्टर भाभा ने सैद्धांतिक भौतिकी का विशेष अध्ययन प्राप्त किया। कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा प्रश्न आता है, डॉक्टर भाभा ने किन क्षेत्रों में अध्ययन किया? तो कॉस्मिक किरणों और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने विशेष अनुसंधान किया। डॉक्टर भाभा ने 1937 में डब्ल्यू हिल्टर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि कॉस्मिक किरणें वे सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं और वायु कणों से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फव्वारा उत्पन्न करते हैं। डॉक्टर भाभा ने नाभिक के कणों को खोजा, जिन्हें बाद में मेसोन कण के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भाभा जो थे टाटा परिवार से संबंधित थे। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और 1948 में परमाणु ऊर्जा शक्ति आयोग की स्थापना हुई। डॉक्टर भाभा को परमाणु शक्ति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है डॉक्टर भाभा के निर्देशन में कौन से रिएक्टरों की स्थापना हुई। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इन्हीं के मार्गदर्शन में अप्सरा, साइरस व जर्लिना रिएक्टर की स्थापना की गई। 1963 में देश का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में प्रारंभ हुआ। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, देश का पहला परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र में है, तारापुर में प्रारंभ हुआ 1963 में। परमाणु विज्ञान में इनका विशेष योगदान होने के कारण भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। छोटा प्रश्न आ सकता है विद्यार्थियों, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। सितंबर 1956 में न्यूयॉर्क में आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए 81 राष्ट्रों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को अध्यक्ष बनाया गया। 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इनके सम्मान और श्रद्धांजलि में 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क रखा गया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 22 आपका पूरा होता है। प्रश्न संख्या 23, जैव विविधता संरक्षण से क्या तात्पर्य है? जैव विविधता के कोई दो महत्व समझाइए। विद्यार्थियों, यहाँ दो प्रश्न है। पहला जो पार्ट है वो है प्रश्न का जैव विविधता संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर देखते हैं, ऐसे प्रयास जिनसे प्रजाति आवास और इकोसिस्टम का संरक्षण हो, जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। देखिए, जैव विविधता संरक्षण के क्या महत्व है, कोई भी दो महत्व दे दीजिए। तो सबसे पहले आर्थिक महत्व की चर्चा करते हैं। देखिए, जैव विविधता हमें प्रत्यक्ष रूप से भोजन, ईंधन, इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध कराती है। जैव विविधता के कारण हमें पूर्ण भोजन जैसे धान, अनाज, फल, सब्जियां आदि प्राप्त होती हैं। तो इसका जैव विविधता का आर्थिक महत्व है। दूसरा जो है औषधीय महत्व भी है। जैव विविधता का क्या क्या है देखिए, प्राचीन काल से ही जड़ी बूटियों का उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप असाध्य मलेरिया, जवर का इलाज, चाहे सिनकोना छाल से हो, उच्च रक्तचाप के इलाज में सर्पगंधा का उपयोग किया गया हो, या कैंसर के उपचार में भी अनेक प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जैव विविधता संरक्षण के आर्थिक और औषधीय महत्व भी हैं, अन्य महत्व भी हैं, लेकिन कोई दो महत्व आपसे पूछे गए थे। इसी का अथवा है जैव विविधता तप्त स्थल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, परीक्षाओं का संभावित प्रश्न है, किन्हीं 3 जैव विविधता तप्त स्थलों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले देखते हैं जैव विविधता तप्त स्थल हॉट स्पॉट क्या है। जैव विविधता तप्त स्थल ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता होती है, जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं। भारत से संबंधित कुछ जैव विविधता तप्त स्थल है, उनकी चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 है पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल। देखिए, पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल की हम चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत पूर्वी हिमालय का असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल राज्यों का क्षेत्र आता है। यहाँ जो वनस्पतियां लगभग 10,000 वनस्पतियों की प्रजातियां पाई गई हैं। 3160 प्रजातियां स्थानबद्ध होती हैं। ठीक इसी प्रकार 300 प्रजातियां स्तनधारी जीवों की, 997 प्रजातियां पक्षियों की, 176 सरीसृपों की और 269 प्रजातियां मछलियों की पाई जाती है। विशेष रूप से ध्यान दीजिए, पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल जो हॉट स्पॉट है उसमें देखिए हिमालय तहर, सुनहरा लंगूर, हुलोक, गिब्बन, पिग्मी हॉक, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ, गांगे डॉल्फिन। गांगे डॉल्फिन ध्यान रखना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है, आदि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट क्षेत्र में कौन कौन से जीव मुख्यतः पाए जाते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन में कलर्ड किया गया है, इसको हाईलाइट किया गया है। दूसरा जो हॉट स्पॉट है उसकी चर्चा करते हैं हम, पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल। भारत के पश्चिमी तट से लगा हुआ पश्चिमी घाट 1,60,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें केरल राज्य भी सम्मिलित है आपका। इस क्षेत्र में वनस्पतियों की
6919 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 50% स्थान पर प्रजातियां हैं। इसके अलावा स्तनधारी जीवों की 140 प्रजातियां, पक्षियों की 458 प्रजातियां और सरीसृपों की 267 प्रजातियां, उभयचरों की 178 प्रजातियां पाई जाती हैं। विद्यार्थियों, पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से ध्यान देने लायक बात है, कौन कौन से जीव मुख्यतः पाए जाते हैं? मालाबार गंधबिलाव, एशियाई हाथी, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी तहर, मेकांक बंदर यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं। नीलगिरी थार और मेकांक बंदर यहाँ की स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। प्रश्न पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि मेकांक बंदर कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट की एक स्थानबद्ध प्रजाति है मेकांक बंदर। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने लायक बात है, भारत से लगता हुआ ही क्षेत्र है इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल। ये चीन, वियतनाम, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया का लगभग 23,73,000 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। इस विशाल तप्त स्थल के दायरे में 13,500 प्रकार की वनस्पतियां, 433 प्रकार के स्तनधारी जीव और 1266 प्रकार के उभयचर और 1262 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जैव विविधता तप्त स्थल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। भारत में मुख्य रूप से 2 जैव विविधता तप्त स्थल है और तीसरा भारत से संलग्न है। अब चर्चा करते हैं परीक्षा के अंदर जो पेपर है उसका भाग खंड द की चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, ये जो आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, एक प्रश्न के 3 या 4 भाग दिए हुए हैं, तो आप प्रयास करिए एक प्रश्न के जितने खंड हैं उनको सभी खंडों को क्रमशः हल करें, ना कि अलग अलग हल करें, ताकि आपको आपकी कॉपी चेक करते समय परीक्षक जो है आपके प्रति सकारात्मक भाव रखें। सबसे पहले जैसे लेंस की शक्ति क्षमता किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। पूर्णांतिक परावर्तन किसे कहते हैं? पहला जो प्रश्न है, लेंस की शक्ति किसे कहते हैं? लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित या विसारित करने की क्षमता ही लेंस क्षमता कहलाती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी लेंस की जो प्रकाश किरणों को अपसारित या विसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता का सूत्र है P बराबर 1/f। एफ क्या है? आपकी मीटर में दूरी है। इसका मात्रक क्या होता है? प्रश्न आता है लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। एफ क्या है? फोकस दूरी आपकी। अब प्रश्न पूछा जा रहा है इसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक मान पर आपतित होती है, तो प्रकाश किरण अपवर्तित होने के स्थान पर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो, यानी उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। अगर क्रांतिक कोण से अधिक मान पर आपतित होती है तो उसी माध्यम में आपतित हो जाती है, आपकी परावर्तित हो जाती है, तो इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। विद्यार्थियों, इसी प्रश्न संख्या 24 का दूसरा प्रश्न है, एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, आंकिक प्रश्न है। एक व्यक्ति का चेहरा संयुक्त दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर है। एक व्यक्ति का चेहरा संयुक्त दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर है। यदि संयुक्त दर्पण की फोकस दूरी 40 सेमी है तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बनाना है, प्रकृति बतानी है। तो हल करते हैं। देखिए, आपको दिया गया क्या, फोकस दूरी दी गई है 40 सेमी है। संयुक्त दर्पण के रूप में सामान्यतः विद्यार्थियों आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है, अतः एफ बराबर -40 सेमी। इसी प्रकार से बिंब या वस्तु की दूरी है आपकी 10 सेमी प्रश्न में दी गई है। चूंकि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, अतः यू बराबर -10 सेमी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करनी है। तो दर्पण का सूत्र अगर अपन लगाते हैं तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो अपन को दिया गया f की वैल्यू दी गई है और u की वैल्यू दी गई है। तो इस सूत्र में रखने पर आपको चिन्ह का ध्यान विशेष रूप से रखना है कि यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया गया है, तो ऋणात्मक दूरी है, u का मान भी माइनस में ही होगा। तो 1/40 बराबर 1/-10 है प्लस 1/v। पक्षांतरण जब आप करते हो तो v का मान आता है आपका प्लस में 13.33 सेमी, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर 13.33 सेमी दूरी पर बनता है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है प्रतिबिंब दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब आभासी होगा। उसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी और सीधा बनेगा। आकार की चर्चा करते हैं तो देखिए, आवर्धनता से रिलेटेड है, m बराबर h/h या -v/u। तो इस प्रकार से जब -v/u का मान रखते हैं तो आपको पता है विद्यार्थियों, यहाँ देखिए v की वैल्यू आई थी 40/3, m बराबर -40/3। जब इसका मान रखते हैं तो आवर्धनता का मान आता है 1.33 आता है। प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से 1.33 गुना बड़ा बनता है। तो इस प्रकार से आंकिक प्रश्न हल करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है।
अब प्रश्न संख्या 24 का जो तीसरा प्रश्न है अवतल दर्पण है। प्रश्न देखिए किस के लिए पूछा जा रहा है। अवतल दर्पण के लिए कुछ स्थितियां हैं, उनका किरण चित्र बनाना है, उनकी प्रकृति बतानी है, प्रतिबिंब का आकार बताना है। तो उसकी पहली शर्त है कि जब वस्तु वक्रता के अंदर सी पर स्थित हो। विद्यार्थियों जब वस्तु वक्रता के अंदर सी पर हो, यहाँ देखिए ये जो वस्तु है वक्रता के अंदर सी पर है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा आपका वक्रता के अंदर सी पर ही बनता है। इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब है ये बराबर बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता के अंदर होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता के अंदर पर बराबर बनता है, लेकिन उल्टा और वास्तविक बनता है। दूसरा भाग है जब वस्तु वक्रता के अंदर सी और फोकस बिंदु पी के मध्य हो, यानी वक्रता के अंदर सी और फोकस बिंदु जो है आपका पी, उसके बीच में अगर कोई वस्तु हो तो हमेशा ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता के अंदर से दूर बनेगा और इसकी प्रकृति वास्तविक होगी। विद्यार्थियों अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 24 का जो भाग तीसरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो बिंब की स्थितियां हैं, बिंब कहाँ पर है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका किरण चित्र, प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब वस्तु आपकी कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता के अंदर सी पर हो। विद्यार्थियों वक्रता के अंदर सी पर जब भी वस्तु होगी तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, जैसा आप चित्र में देख रहे हो देखिए, और बराबर बनेगा। यहाँ पर देख तीर का जो निशान है वो मेरा बता रहा है आपको कि प्रतिबिंब कैसा बने, कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा, लेकिन उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। इसी का दूसरा पार्ट है जब वस्तु वक्रता के अंदर सी और फोकस बिंदु जो है आपका फोकस बिंदु एफ के मध्य स्थित हो। तो प्रश्न में यहाँ पी भी दिया गया है, बाकी एफ मानिए आप। जब भी वस्तु सी और एफ के मध्य हो तो ध्यान दीजिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा वक्रता के अंदर सी से दूर बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, इसलिए आप कह सकते हो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 24 जो है वो पूरा होता है। इसका अथवा देखते हैं हम। इसके अथवा में प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहाँ प्रश्न के भाग बना दिए गए हैं तथा अपवर्तन के नियम लिखिए। पहले अपवर्तन की परिभाषा लिखनी है, फिर अपवर्तन के नियम, और फिर लिखनी है आपके कांच के आयताकार स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का किरण चित्र बनाना है। और इसी को हल करते हैं। सबसे पहले इसका दूसरा प्रश्न है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले है प्रकाश का अपवर्तन। जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो दोनों माध्यमों के पृथक करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विद्यार्थियों प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखते हैं। सबसे पहले प्रथम नियम देखते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अति महत्वपूर्ण नियम है ये भी कि आपतित किरण जो आने वाली किरण है, अपवर्तित हो रही है वो किरण, और अभिलंब तीनों एक ही तल में अवस्थित रहते हैं। नियम संख्या 2 देखते हैं, द्वितीय नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। विद्यार्थियों सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, स्नेल का नियम लिखिए एक अंक का। तो स्नेल का नियम की चर्चा करते हैं। द्वितीय नियम है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। म्यू को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है, और इस नियम को क्या कहा जाता है, जैसा मैंने पूर्व में बताया, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसी का जो तीसरा पार्ट है प्रश्न संख्या 24 का जो पहला प्रश्न है उसका तीसरा है, कांच के आयताकार स्लेब का प्रकाश का अपवर्तन किरण चित्र बताइए। विद्यार्थियों आपके सामने कांच के आयताकार स्लेब का प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र। देखिए माध्यम 2 होते हैं, एक तो विरल होता है, एक सघन। यहाँ देखिए हवा है, ये कांच की एक सिल्ली है, आपकी आयताकार स्लेब है, इसमें ऊपर हवा है तो वो विरल माध्यम है, कांच का माध्यम सघन है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आती है, सामान्यतः ध्यान दीजिए विरल से सघन माध्यम में आती है तो वो क्या होती है, ये जो सीधी लाइन है ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। थोड़ी छोटी सी ट्रिक भी बताता हूँ विद्यार्थियों। विष किसी व्यक्ति को देते हो तो उसकी ना अंदर जो गर्दन है झुक जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर, देखिए सीधी ना निकल कर कहाँ झुक गई, यहाँ झुक गई। जैसे ये प्रकाश किरण कांच की स्लेब से बाहर निकलती है, अर्थात सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से ये एक कांच के आयताकार स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाया गया है। अब आपके पास प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 24 का दूसरा भाग, उत्तल लेंस। वहां था उत्तल दर्पण, अब यहाँ आ रहा है उत्तल लेंस से बिंब की जो स्थितियां बतानी है, किरण चित्र बताना है,
प्रकृति कैसी है, आकार बताने हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जब उत्तर लेंस में वस्तु अनंत व 2f के मध्य हो। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जब भी वस्तु आपकी अनंत और 2f1 के मध्य स्थित है तो प्रतिबिंब ध्यान रखना f2 और 2f2 के मध्य ही बनेगा। यहाँ देखिए ये f2 है आपका और 2f2 है, इसके मध्य प्रतिबिंब क्या है, बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा बन रहा है, लेकिन वस्तु के आकार से क्या है, छोटा बन रहा है। अगला प्रश्न आ रहा है इसी में, जब वस्तु 2f1 व f1 के मध्य स्थित हो। ये देखिए 2f1 और f1 के मध्य अगर आपकी वस्तु स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब ध्यान दीजिए जितनी वस्तु दर्पण के या लेंस के पास आ रही है प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है आपका 2f2 व अनंत के मध्य बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, आपके सामने उल्टा है, वास्तविक है, लेकिन इस वस्तु का जो बिंब है उससे क्या है, वस्तु या बिंब से बड़ा है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 24 पूरा होता है। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 25। एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए तथा एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 25 का पहला पार्ट है उसकी चर्चा करते हैं। एक जूल कार्य को परिभाषित करना है। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाते हैं तो बल में वस्तु की बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन हो जाता है, तो किया गया कार्य क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। यानी वही बात है, बल गुणा विस्थापन कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। 1 न्यूटन बल लगाया, 1 मीटर विस्थापित हो गई, तो ये किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर 1 जूल होगा। अब प्रश्न है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। प्रश्न संख्या 2 जो 25 का सेकंड पार्ट है उसकी चर्चा करते हैं। मशीन 40 kg की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाती है तो उस मशीन के द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देने लायक बात है, जी का मान आपको दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है, एम बराबर 40 किलोग्राम है, ऊंचाई एच है आपकी 10 मीटर है सॉरी, और जी जो गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो मशीन द्वारा किया गया कार्य जो है आपकी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, अर्थात ईपी जो है आपकी स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। तो m का मान आपके 40 kg है और g का मान 9.8 है और 10 आपका ऊंचाई 10 मीटर है। जब आप इनको इकाइयों के साथ लिखते हैं तो गुणा करते हैं 2920 जूल होता है, अर्थात कितने किलो जूल होता है, जब 1000 का भाग देंगे तो 3.92 किलो जूल कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अब इसका अथवा देखते हैं। इसके अथवा की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए विद्यार्थियों, एक इंजन के द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए जो क्या करती है। देखिए शक्ति आपके सामने प्रश्न है, जो 200 kg द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में ले जाता है। तो इस यहाँ देखिए फ़ॉन्ट बदला हुआ है, केवल एक्स्ट्रा चीज़ है और कुछ नहीं है। यहाँ जी का मान सीधा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो इसी को हल करते हैं एक बार। देखिए आपको शक्ति P ज्ञात करनी है। तो M दिया गया 200 kg, H 50 मीटर दी गई है, G आपका 10 और T आपका कितना समय कितना दिया है, 10 सेकंड में ले जाती है। तो P बराबर क्या होता है, W बटा PT। तो यहाँ आप लिख सकते हो बराबर mgh अपॉन T। तो 200 इंटू 10 इंटू 50 बटा 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 10,000 वाट, या फिर आप 10,000 में 1000 का वाट देंगे तो 10 किलो वाट आपकी शक्ति होगी। अब प्रश्न इसी का दूसरा प्रश्न है, कार्य से आप क्या समझते हैं। कार्य की परिभाषा पूछ ली गई है यहाँ पर। देखिए कार्य किसी कहते हैं, बल द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, आपका कार्य कहलाता है। और कार्य की बात मैंने कही थी पहले भी, कार्य बराबर कहता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात W बराबर F गुणा S। अब प्रश्न है कि जब विस्थापन की दिशा बल से अलग हो, जब भी विस्थापन की दिशा बल की दिशा से अलग हो तो ध्यान रखना विस्थापन गुणा विस्थापन की दिशा में लगा बल जो है S इंटू F कोस थीटा माना जाएगा। कार्य का जो मात्रक है, कार्य के मात्रक की चर्चा करें तो कार्य का मात्रक जूल या फिर आप बोल सकते हो न्यूटन मीटर। अब खंड यह की चर्चा करते हैं जो पेपर का अंतिम खंड है। देखिए यहाँ पर दिया गया F और S का जो है डायग्राम भी बनाया गया है, F कोस थीटा कैसे आता है। तो अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 26। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है खंड ये में जो है, मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र को समझाइए। इसका दूसरा भाग है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन करिए। संकर पूर्व संकरण से आप क्या समझते हैं।
विद्यार्थियों देखिए, मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, आपके सामने है कि किस प्रकार से देखिए ये जो हृदय है, इस हृदय से रक्त का परिवहन होता है, अशुद्ध रक्त कैसे आता है, किस प्रकार से फिल्टर होता है और किस प्रकार ये चित्र बनाना अनिवार्य है। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया को समझाया गया है इसमें। रुधिर परिसंचरण तंत्र की हम चर्चा करते हैं तो मनुष्य में ऑक्सीजन और CO2 पोषक पदार्थों, उत्सर्जित पदार्थों तथा स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में लाने तथा लाने वाले तंत्र को ही रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। लाने और ले जाने का जो काम करता है वो तंत्र क्या कहलाता है? आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद नलिकाओं में होने के कारण बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र के देखिए 3 घटक होते हैं, एक तो रुधिर होता है, एक हृदय और एक रुधिर वाहिनियां। रुधिर के अतिरिक्त अन्य जो द्रव्य होता है वो लसिका कहलाता है। लसिका रक्त का छना हुआ भाग होता है जिसमें RBC का अभाव होता है। लसिका का परिसंचरण लसिका तंत्र द्वारा किया जाता है, जो एक क्या होता है? खुला तंत्र होता है। विद्यार्थियों, परिसंचरण तंत्र में रुधिर एक तरल माध्यम के तौर पर कार्य करता है जो परिवहन योग्य पदार्थों के अभिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हृदय इस तंत्र का केंद्र जो रुधिर को निरंतर रुधिर वाहिकाओं में पंप करता है। हृदय क्या करता है? पंपिंग का काम करता है। धमनी और शिराओं के माध्यम से शुद्ध और अशुद्ध रक्त को शरीर में प्रवाहित करता रहता है। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र आपके सामने है। ये नामांकित चित्र बनाना है, इसके साथ इसका वर्णन करना है। मादा में क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है मादा का प्राथमिक अंग क्या होगा? अंडाशय, एक जोड़ी। अंडाशय के 2 प्रमुख कार्य हैं, एक तो मादा जनन कोशिकाओं तथा अंडाणुओं का निर्माण करना और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में 2 हार्मोन स्रावित करता है, एक तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रश्न पूछ लिया जाता है मादा द्वारा स्रावित हार्मोन तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब यहाँ ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, लड़की के जन्म के समय ये अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। यौनारंभ में इसमें से कुछ परिपक्व हो जाते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंडाणु क्या होता है? परिपक्व होता है। अंडवाहिनियां फेलोपियन ट्यूब द्वारा ये अंडाणु गर्भाशय तक ले जाते हैं। दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त एवं लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे क्या कहा जाता है? गर्भाशय कहा जाता है। अंडवाहिनियां गर्भाशय का निर्माण करती है, थैलीनुमा जो होता है। गर्भाशय की जो गिरवा है वो योनि में खुलती है। अंडाशय द्वारा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावण किया जाता है जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। यानी कि देखिए, ये जो अंडाशय है वो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावण करता है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के नियमन में उत्तरदायी है। इसी का तीसरा प्रश्न है संकर पूर्वज संकरण से आप क्या समझते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। पाठ संख्या 3 आनुवंशिकी से लिया गया है। वह संकरण जिसमें F1PD के पादप का संकरण आप किसी प्रभावी से या अप्रभावी जनक के साथ, F1PD का किसके साथ करवा रहे हो? या तो प्रभावी के साथ या अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। इस क्रॉस में परिणाम स्वरूप सभी पौधे लंबे होते हैं लेकिन 50% तो समयुग्मजी होते हैं, 50% विषमयुग्मजी लंबे होते हैं। ये 2 प्रकार का होता है संकर पूर्वज संकरण या पश्य संकरण जो है वो है आपका बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण या आउटक्रॉस किसे कहते हैं? देखिए विद्यार्थियों, F1PD का अगर आप संकरण प्रभावी पीढ़ी के साथ करवाते हो बाह्य संकरण हो जाएगा। F1PD का संकरण अगर आप अप्रभावी के साथ करवाते हो तो परीक्षण संकरण हो जाएगा। नीचे दिया गया देखिए आप आराम से। परीक्षण संकरण F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाते हो तो परीक्षण संकरण कहलाता है। यानी अगर आप प्रभावी के साथ करवाते हो तो बाह्य संकरण और अप्रभावी के साथ करवाते हो तो आपका परीक्षण संकरण कहलाता है। इसमें जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप जो है 1:1 प्राप्त होता है, अर्थात 50% विषमयुग्मजी लंबे और 50% समयुग्मजी बोने प्राप्त होते हैं। इसी प्रश्न का अथवा देखते हैं, धमनी और शिरा में अंतर बताइए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है धमनी और शिरा में अंतर। देखिए, आपको विद्यार्थियों बोर्ड में प्रश्न हल करते हो तो कॉपी में इस प्रकार से टेबल भी बनानी चाहिए। बहुत सुंदर ड्राफ्टिंग बनती है उत्तर की। धमनी और शिरा में किसी भी प्रश्न का अंतर का जब प्रश्न हो तो टेबल बनाइए, 2 तरफ जो भी पॉइंट है वो लिखो और उनके क्रमशः विशेषताएं लिखो। धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, यानी शुद्ध रक्त ले जाती है, सीधी सी बात है। धमनियों की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। धमनियों में रुधिर का अत्यधिक दबाव बहता है और धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसका अपवाद जो है फुफ्फुसीय धमनी है वो इसका क्या है? अपवाद। इसी प्रकार शिराएं क्या करती हैं? धमनियां तो हृदय से शरीर में, लेकिन शिराएं क्या करती है? विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ले जाती है। धमनियों की भित्ति मोटी थी और शिराओं की भित्ति क्या है? पतली है। धमनियों में रुधिर दबाव अधिक था लेकिन शिराओं में रुधिर दबाव कम होता है।
धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में ऑक्सीजन विहीन यानी अशुद्ध रुधिर बहता है। इसका अपवाद आपका कुपोषित शिरा है। प्रश्न है मानव हृदय का नामक चित्र बनाकर संचालन। देखिए विद्यार्थियों, ये मानव हृदय का नामक चित्र है। मानव हृदय को सामान्यतः अगर अपन देखें तो 4 भागों में बांटा गया है, 2 आलिंद और 2 नीले। ये देखिए, ये बायां आलिंद है, ये बायां नीले है। इधर देखिए, ये दायां आलिंद और दायां नीले है, यानी 2 भागों में खड़ा भी मान सकते हो आप, बायां भाग और दायां भाग। जो मानव हृदय की संरचना का अपन अध्ययन करते हैं, ये मांसल खोखला मुट्ठी नुमा आकार का लाल रंग का हृदय आवरण से घिरा होता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मैंने बता दिया 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। हृदय के बाएं भाग में तो शुद्ध और दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है। हृदय के बायां आलिंद व बायां नीले द्विवलनी कपाट, जो द्विवलनी कपाट होता है उससे, तथा दायां आलिंद और दायां नीले त्रिवलनी कपाट से अलग अलग होते हैं। कपाट से रुधिर विपरीत दिशा में नहीं जाता है, इसीलिए कपाट करता है। हृदय जो है रुधिर को शरीर में पंप करता है। रुधिर जो है शरीर में, हृदय में 2 बार चक्कर लगाता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि बाएं भाग में तो शुद्ध और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय पेशी न्यास जो है हृदय की गति को निर्धारित करता है, इसे पेस मेकर या गति प्रेरक भी कहा जाता है। अच्छा प्रश्न आता है, हृदय की गति का निर्धारण कौन करता है, पेस मेकर या गति प्रेरक करता है। इसी का तीसरा प्रश्न है, एक संकर संकरण की सहायता से पृथक्करण के नियम या युग्मकों की शुद्धता के नियम को समझाया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, आपको पृथक्करण का नियम समझना है। विद्यार्थियों, पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। ध्यान दीजिए, किस पर आधारित है, एक संकर संकरण पर। इसमें क्या होता है, जब F1PD के साथ आप संकर या विषम युग्म बनते समय दोनों जो युग्म विकल्प एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अतः इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। F1PD से जो भी आपको F1PD में जो भी प्राप्त होते हैं, उनमें जो प्रभावी लक्षण थे वो आगे जब आप क्रॉस करवाते हैं F2PD में तो अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्प भी पाया जाता है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। उदाहरण से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए, यदि आप समयुग्मजी टीटी लंबे और समयुग्मजी बोने स्मॉल टीटी पौधों में संकरण, ये देखिए टीटी और स्मॉल टीटी में क्रॉस करवाते हैं, तो F1PD में आपको सभी विषमयुग्मी लंबे, ये F1PD में देखिए सभी विषमयुग्मी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। विषमयुग्मी में दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। परंतु जब आप दोनों युग्म विकल्पियों में क्रॉस करवाते हैं तो F2 जो PD बनती है, उस F2PD में जो बोनेपन का लक्षण TT अप्रभावित था वो भी प्रकट हो जाता है, और F2PD में लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 तथा जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। अति महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। ये जो पृथक्करण का नियम है उसमें लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 है, जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 है। विद्यार्थियों देख लीजिए, यहाँ पर समझिए कि किस प्रकार से, यहाँ देखो जीन प्रारूप समयुग्मजी लंबा 1 हो गया, विषमयुग्मजी लंबे 2 हो गए, तो 1:2, और समयुग्मजी बोना 1 हो गया, तो 1:2:1, ये तो हो गया जीन प्रारूप। और आपका 3 तो लंबे हो गए, 1 हो गया आपका क्या, बोना, तो ये हो गया आपका लक्षण प्रारूप 3:1। अब इसका अथवा देखते हैं, 3 अथवा बनेंगे, ध्यान रखना इस प्रश्न के अंदर। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। देखिए विद्यार्थियों, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है। यहाँ पर देखिए ये किडनियां हैं आपकी, ये दो जो दायां और बायां वक्र होता है, और यह मूत्र वाहिनियां होती है, मूत्राशय होता है और मूत्र मार्ग होता है। इस प्रकार से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया अपन देखते हैं। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, एक तो गुच्छ निस्पंदन, एक पुनः अवशोषण और एक श्रावण। आपको विद्यार्थियों ध्यान होना चाहिए कि मूत्र निर्माण, आप उत्सर्जन तंत्र की जो एकलक इकाई है वो है आपकी नेफ्रॉन। ये सभी कार्य वक्र के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। वक्र में लगातार, वृक्क में लगातार क्या होता है, किडनी में रक्त प्रवाहित होता है, रक्त अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है। नेफ्रॉन में वोमन संपुट में अभिवाही और अपवाही धमनियां मिलकर क्या बना लेती हैं, केशिका गुच्छ बना लेती हैं। वोमन संपुट के अभिवाही धमनियों का व्यास ज्यादा और अपवाही धमनियों का कम होता है, जिससे वोमन संपुट में दाब बढ़ जाता है। इसके कारण प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रक्त छनकर वोमन संपुट की नलिकाओं से पास हो जाता है। छनित में देखिए ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल जो यूरिया होता है वो होते हैं। छनित में से आवश्यक जो तत्व होते हैं
वो पुनः अवशोषित हो जाते हैं। छनित का 1% भाग शेष बचता है जो संग्रह नलिका में से होते हुए मूत्राशय में आ जाता है और मूत्र की क्रिया द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। जो 3 भाग बताए थे, 3 चरण बताए थे, गुच्छ निस्पंदन, पुनः अवशोषण और श्रावण। तो सबसे पहले हम गुच्छ निस्पंदन को देखते हैं। गुच्छ निस्पंदन में क्या होता है? देखिए विद्यार्थियों, ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस में प्रवेश करने वाली अभिवाहिका धमनियां उससे बाहर निकलने वाली अपवाही धमनियों से अधिक चौड़ी होती है। इसलिए जितना अधिक रुधिर ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है, निश्चित समय में उतना ही रुधिर बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए केचिका कोश में रुधिर का दबाव बढ़ जाता है। इस दबाव के कारण रुधिर से अपशिष्ट पदार्थों के साथ क्या क्या, ग्लूकोज, विटामिन, लवण, अमीनो अम्ल, अन्य उपयोगी पदार्थ छनकर बोमन संपुट में पहुंच जाते हैं और बोमन संपुट में पहुंचने वाले यह दर वृक्क निस्पंद कहलाता है। इस प्रकार से देखिए कुछ महत्वपूर्ण द्रव्य जो है छनकर पहुंच जाते हैं बोमन संपुट में। अब देखो यहाँ पे दूसरी स्टेप प्रारंभ होती है, पुनः चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण की हम चर्चा करते हैं। तो वृक्क निस्पंदन द्रव्य बोमन संपुट से होकर वृक्क नलिका से अग्र भाग में पहुंचता है। इस भाग से ग्लूकोज, विटामिन, लवण, अमीनो अम्ल और अन्य उपयोगी पदार्थों को रुधिर में पुनः क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ये अवशोषित पदार्थ नलिका के चारों ओर फैली कोशिकाओं के रुधिर में पहुंचते हैं। इनके अवशोषण से वृक्क निस्पंदन में पानी की सांद्रता अधिक होती है तथा जल भी प्रासरण विधि द्वारा रुधिर में पहुंच जाता है। तीसरा जो पार्ट है इसका, श्रवण। पुनः अवशोषण के पश्चात वृक्क निस्पंदन में अवशेष के रूप में केवल अपशिष्ट पदार्थ बचता है जिसे मूत्र कहते हैं। यह मूत्राशय में संग्रहित होता है और आवश्यकता पड़ने पर मूत्राशय की पेशियों के संकुचन से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब चर्चा करते हैं, इसका तीसरा प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप को क्यों चुना? अच्छा प्रश्न है। क्या कारण थे कि मेंडल ने मटर के पादप को ही चुना? देखिए उद्यान मटर जो पायसम सेटाइवम है उसका कारण था, 1 वर्षीय पादप होने के कारण मटर के पादप को कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से किया जा सकता है और मटर के पौधे में विभिन्न 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे, यानी विपर्यासी मतलब एक ही लक्षण के 2 रूप, जैसे 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं, ये भी अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पादप की ऊंचाई, इसके 2 हो गए, प्रभावी और अप्रभावी। तो पादप की ऊंचाई लंबा और बोना। पुष्प की स्थिति कक्षीय और अग्रस्त। परिपक्व फली की आकृति फूली हुई और संकीर्णित। अपरिपक्व फली का रंग हरा व पीला। पुष्प का रंग प्रभावी तो बैंगनी था और अप्रभावी सफेद था। बीज की आकृति गोलाकार है प्रभावी तो, और अप्रभावी झुर्रीदार। बीज का रंग पीला प्रभावी था, हरा क्या है, अप्रभावी। तो इस प्रकार से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का भी मेंडल महोदय ने आसानी से अध्ययन किया, इसलिए मटर के पादप का चयन किया। अब प्रश्न संख्या 27 की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 27 की चर्चा करते हैं। ब्रॉन्स्टेन लोरी संकल्पना के आधार पर अम्ल क्षार को समझाइए। विद्यार्थियों पाठ संख्या जो 5 है आपका, वो 9 अंक का है, सॉरी पाठ 5 जो है 9 अंक का है। तो उसका ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में काफी संभावनाएं बनती हैं। ब्रॉन्स्टेन लोरी संकल्पना के बारे में, यानी अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन दाता होता है, क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं और ये संयुग्मी अम्ल क्षार का अवधारणा होती है। यानी एक प्रोटॉन या एच आयन त्यागता है और दूसरा क्या, एच आयन ग्रहण कर लेता है। तो जल क्या है, यहाँ देखो H2 की NH3 से क्रिया करवाते हो तो NH4+ यानी अमोनियम आयन बन जाता है और 1+ में क्या, OH- हाइड्रोक्सिल आयन बन जाता है। जल प्रोटॉन दाता है इसलिए अम्ल की भांति व्यवहार करता है, प्रोटॉन देकर संयुग्मी क्षार OH में बदल जाता है जल तो। और अमोनिया प्रोटॉन ग्राही यानी क्षार की भांति व्यवहार करता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल में NH4+ में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया भी आप देख सकते हो। HCl को जब आप जल में घोलते हो तो देखिए यहाँ पर HCl से Cl एक हाइड्रोजन का निष्कासन करता है, प्रोटॉन दाता होता है, इसलिए HCl क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा और Cl- संयुग्मी क्षार हो जाएगा। H2 क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रहण करता है इसलिए क्षार, और H3O क्या है, संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। इसकी कमी क्या थी ब्रॉन्स्टेन लोरी अवधारणा की, जो अप्रोटिक अम्ल है वो क्षार थे, जैसे CO2 है, SO2BF3, इसके बारे में ये व्याख्या नहीं कर पाया था। अब चर्चा करते हैं लुईस संकल्पना की। प्रश्न 27 का सेकंड पार्ट है, लुईस संकल्पना के अम्ल क्षार को परिभाषित कीजिए, और तीसरा अम्ल क्षार की आर्यनिश अवधारणा लिखिए। देखिए लुईस संकल्पना की हम चर्चा करते हैं। लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक लुईस अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण धनायन है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा उसके ऊपर ही धनावेश होगा। अपूर्ण अष्टक युक्त यौगिक है, जैसे BF3 है, HCl3 है, Mg+2 है, Na+2 Na+ है।
लुईस संकल्पना के अनुसार सार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, त्यागते हैं। अम्ल तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, क्षार क्या करते हैं, लुईस के अनुसार त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी है तभी तो त्यागेंगे, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। इस संकल्पना के आधार पर हाइड्रोजन रहित पदार्थों के अम्लीय और क्षारीय गुणों की भी आराम से व्याख्या की जा सकती है, जैसे H2NH3OH Cl-। अब चर्चा करते हैं आर्यनीश अवधारणा। आर्यनीश अवधारणा 1887 में दी गई थी। इसके अनुसार देखिए विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जो पदार्थ जलीय विंद में अपघटित होकर H+ साइन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl को घोलोगे तो H+ साइन देगा, और जो पदार्थ जलीय विंद में अपघटित होकर OH- साइन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे KOH को आप घोलते हो तो KOH आपका क्या करेगा, OH- आयन देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। कुछ अम्ल और क्षार जल में जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रबल अम्ल और क्षार कहलाते हैं। जो कुछ अम्ल और क्षार जो पूर्णतः आयनित हो गए वो तो प्रबल होंगे, और जो कुछ जैसे HCl, H2O, HNO3 ये तो हो गए आपके प्रबल अम्ल। HCl, HNO3 और H2SO4 ये प्रबल अम्ल। और इसी प्रकार से प्रबल क्षार की चर्चा करते हैं तो देखिए KOH, NaOH और CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गए आपके प्रबल और अम्ल। कुछ अम्ल और क्षार जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, जो पूर्णतः आयनित नहीं होते वो दुर्बल अम्ल या क्षार कहलाते हैं। जैसे दुर्बल अम्ल के उदाहरण एसिटिक अम्ल हो गया, H2CO3 हो गया। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल क्षार में देखें NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। MgOH होल ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 27 के अथवा पर टिप्पणियां पूछी गई हैं। साबुन और अपमार्जक में अंतर कीजिए, स्पष्ट कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की समीकरण लिखिए। इसी का दूसरा प्रश्न पीएच स्केल को समझाइए। कीटों के डंक से होने वाली जलन व दर्द को किसके उपयोग से कम किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है धातु की अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निर्माण होने का नामांकित चित्र बनाइए। पेट की अम्लता और पेट की कब्ज को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं, साबुन और अपमार्जक में अंतर। विद्यार्थियों साबुन और अपमार्जक, मैंने कहा था अंतर जब भी करो तो टेबल बनाए आप इस प्रकार से। साबुन और अपमार्जक साथ साथ लेते हैं। साबुन किसे कहते हैं, दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले वसाम्ल, जैसे कि स्टेरिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल, ओलिक अम्लों के सोडियम और जो पोटेशियम लवण होते हैं वो साबुन कहलाते हैं। अपमार्जक क्या है, अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट ROSO3 Na+ तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट RC6H5SO3 Na+ होते हैं। साबुन क्या करते हैं, साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं, कठोर जल में कार्य नहीं करते, क्योंकि ये क्लोरेट और सल्फेट के साथ यौगिक बना लेते हैं। अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों में कार्य करते हैं। अब इसी का पार्ट दूसरा था पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की समीकरण लिखे। विद्यार्थियों जब आप कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम CaSO4 2H2O को गर्म करते हैं 393 केल्विन पे, तो यहाँ पर देखिए आपका आधा जल का अणु है वो निकल जाएगा, सॉरी 1.5 जल का अणु, तो CaSO4 डॉट 1/2 H2O का निर्माण हो जाएगा, साथ में जलवाष्प के रूप में निकल जाएगा। अब इस प्रश्न संख्या 27 का पार्ट 2 है पीएच स्केल। पीएच स्केल 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया था। इसके अनुसार हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। विद्यार्थियों पीएच की परिभाषा आ गई है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है, पीएच, अर्थात पीएच बराबर -log10 H+, ये कोष्टक में लिखना क्योंकि सांद्रता का प्रतीक है। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन क्या है, अम्लीय, और पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो विलयन उदासीन होता है। 7 हो तो विलयन उदासीन होगा, और पीएच का मान 7 से अधिक और 14 तक होता है विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, यानी 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, और 7 जो है वो उदासीन। जो अशुद्ध जल होता है उसकी पीएच 7 ही होती है, ध्यान देना। कीटों में के डंक में एक अम्ल होता है फार्मिक अम्ल, इसके स्राव से जलन और दर्द होती है, तो इस अम्ल को उदासीन करने के लिए किसी क्षारीय पदार्थ जैसे NaSCO3 जो बाइकार्बोनेट है इसका उपयोग करके हम अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं चित्र की कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करते हैं हाइड्रोजन। देखिए इस प्रकार से जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और इसके पास जलती हुई तीली ले जाते हैं तो फट फट की आवाज के साथ यह जलती है, दहन होता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन की पहचान का ये चित्र है, यानी जब भी धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, याद रखें। अब चर्चा करते हैं तीसरे प्रश्न की। ये प्रश्न था कि पेट की कब्ज दूर करने में या पेट की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी चर्चा की थी MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक प्रति अम्ल या एंटी एसिड का उपयोग पेट की अम्लता कब्ज को दूर करने में किया जाता है, क्योंकि यह उदर में जो अधिक मात्रा में अम्ल बनता है उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है।
तो अब इसका अथवा देखते हैं। टिप्पणी कीजिए। अम्लराज एक्वारेजिया या अम्लों का राजा। देखिए दो प्रश्न जोड़ दिए यहाँ पर, एक तो अम्लराज या एक्वारेजिया पे टिप्पणी करनी है, एक अम्लों का राजा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अम्लराज क्या है। एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl, इन दोनों को जब आप मिलाते हो तो बनने वाला जो पदार्थ है वो अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। ये जो अम्लराज होता है वो सोने चांदी के आभूषणों को भी गला देता है, विलय करने की क्षमता रखता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की चर्चा करते हैं हम, H2SO4 अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड कहलाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सेल, कार, बैटरी उद्योग धंधों में प्रयुक्त किया जाता है। किसी भी देश की औद्योगिक प्रकृति का अगर सूचक है तो H2SO4 की खपत है। जितनी ज्यादा प्रगति होगी उतना ही H2SO4 की खपत होगी। अब प्रश्न है दावन सोडा पर संक्षिप्त टिप्पणी। बेकिंग सोडा पर दावन सोडा का सूत्र सबसे पहले तो दावन वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ प्रश्न बन सकता है। Na2CO3 10H2O 10H2O की यहाँ लिखना है। अब चर्चा करते हैं, इसे दावन सोडे को कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसके साथ 10 क्रिस्टलीय जल के अणु है। एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ 10 जो क्रिस्टलीय जल के अणु है, इस सोडियम कार्बोनेट का साल्वे विधि द्वारा निर्माण किया जाता है। प्रश्न पूछ लेते हैं, दावन सोडा का निर्माण किस विधि से। एक अन्य विधि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा अर्थात दावन सोडा भी प्राप्त हो जाता है। जैसे धोने का सोडा है उसके निर्माण की साल्वे विधि की चर्चा करते हैं तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप गर्म करते हो तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनता है, और इस Na2CO3 जो बना था उसको आप जल के साथ घोलते हैं तो Na2CO3 10H2O बन जाता है, अर्थात धोने का सोडा बन जाता है। धोने के सोडे के क्या उपयोग है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। एक उपयोग तो रख लीजिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, चाहे कोई सा भी पदार्थ हो। उदाहरण के लिए आपके सिलेबस के अनुसार बैंक धुलाई में, सफाई में, कागज, पेंट, वस्त्र उद्योग और अपमार्जक के रूप में दावन सोडे का उपयोग किया जाता है। अब चर्चा करते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र है NaSCO3। बेकिंग सोडे के निर्माण की अगर समीकरण चर्चा करें तो सोडियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं अमोनिया की उपस्थिति में तो NaSCO3 बनता है और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। केक जैसे ब्रेड है, केक जैसे जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें बेकिंग सोडा मिलाने पर CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिसके कारण जो बर्थडे केक होता है या ब्रेड होती है वो खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। बेकिंग सोडा की क्या क्या उपयोग है। बेकिंग सोडा खासतौर से ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, बेकिंग पाउडर के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में, मंद प्रतिरोधी के रूप में, सोडा वाटर और शीतल पेय पदार्थों में भी बेकिंग सोडा उपयोगी है। अब इसी का तीसरा पार्ट है मिशेल निर्माण द्वारा शोधन की प्रक्रिया को। साबुन वाला प्रश्न है, साबुन और अपमार्जक द्वारा मिशेल बनाकर शोधन की क्रिया की जाती है, अर्थात इसमें जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है इसमें एक तो जल स्नेही भाग होता है, एक जल विरोधी भाग होता है। हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी होता है और जो आपका ध्रुवीय भाग जो होता है वो जल स्नेही होता है। हाइड्रोकार्बन जो पूंछ होती है वो जल विरोधी होती है, ध्रुवीय शिरा जो जल स्नेही होता है। इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर तथा ऋणावशेष ध्रुवीय शिरा बाहर होता है, इसे मिशेल कहते हैं। गंदगी, तेल की बूंद, चिकनाई जो भी है जल में अघुलनशील होती है, किंतु हाइड्रोकार्बन जल में घुलनशील होती है। साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई के चारों ओर साबुन के अणु मिशेल बनाते हैं। इसमें जल विरोधी चिकनाई का जो भाग वो आकर्षित होता है और जल स्नेही भाग बाहर रहता है। इस प्रकार से चिकनाई को चारों ओर से घेर कर सफाई की जाती है। देखिए ये जो चिकनाई है इसको चारों ओर से घेर कर मिशेल निर्माण करके उस चिकनाई को कपड़े की सतह से हटाया जाता है। सभी मिशेल ऋणावेशित होने के कारण अक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार जब गंदे कपड़े पर साबुन लगाने के बाद पानी में डालकर निकाला जाता है तो गंदगी जो है कपड़े से बाहर आ जाती है। अब चर्चा करते हैं पेपर का जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28। उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करनी है, अति महत्वपूर्ण है। पाठ संख्या 6 से संबंधित प्रश्न है ये। संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न संभावित है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, यानी दो अभिकारक क्रिया कर रहे हैं, उत्पाद एक बना रहे हैं, तो संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें अभिकारकों का योग हो रहा है, इसलिए योगशील या योगात्मक या संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयले का दहन, प्रश्न सीधा भी आ सकता है। कोयले के दहन की समीकरण लिखिए, ये किस प्रकार की समीकरण है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो देखिए कार्बन ठोस अवस्था यानी कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो CO2 बनता है। तो देखिए
यहाँ पर दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण, ये ध्यान देने लायक बात है। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मन अभिक्रिया। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का जो फीता है Mg, दहन हमेशा O2 की उपस्थिति में होता है, O2 के साथ क्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसी प्रकार से एथीन का हाइड्रोजनीकरण, इसमें भी देखो एथीन में हाइड्रोजन जुड़ता है और एथेन बना लेता है। तो इस प्रकार से संयुग्मन अभिक्रिया पूरी होती है। इसका दूसरा पार्ट है विद्युत अपघटन और ऊष्मीय अपघटन में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, विद्युत अपघटन और ऊष्मीय अपघटन की चर्चा करते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया में किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपघटित हो जाए। जैसे जल है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करो तो H2 गैस बन जाएगी और O2 गैस बन जाएगी। इसी प्रकार ऊष्मीय अपघटन की चर्चा करते हैं तो कोई भी उस पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बन जाता है, बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसका पार्ट है धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, धनात्मक उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे KClO3 की अभिक्रिया करवाते हो तो वह KCl और 3O2 में बदलता है, ऑक्सीजन में बदलता है, लेकिन MnO2 की उपस्थिति में अत्यधिक तीव्र गति से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। ऋणात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया वेग को कम करने वाले ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर आप ग्लिसरॉल की उपस्थिति में क्रिया करवाते हो तो H2O में बदल जाता है और O2 में बदल जाता है। इस प्रकार से इसका अथवा देखते हैं, उदाहरण से इसकी व्याख्या करनी है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर आपको ऑक्सीकरण अपचयन की संकल्पना को समझाना है, विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाना है, उत्प्रेरक, वर्धक और विष को समझाना है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। अर्थात ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में उदासीन परमाणु धनायन बनाता है और धनायन पर आवेश बढ़ता है अथवा ऋणायन पर आवेश की कमी होती है। देखिए, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Na+ में बदल गया, Fe2+2 जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग के Fe+3 में बदल गया, अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही Cl- में बदल गया, MnO4- जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं MnO4-2 में बदल गया। अर्थात अपचयन अभिक्रिया में उदासीन परमाणु ऋणायन बनाता है या ऋणायन पर आवेश बढ़ता है या धनायन पर आवेश में कमी होती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया आपकी पूरी होती है। अब चर्चा करते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु दूसरे अभिकारक को विस्थापित, दूसरे अभिकारक या परमाणु के आयन को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। अर्थात विस्थापन अभिक्रिया क्रियाशील तत्व तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील तत्व को, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसकी क्रिया जिंक से करवाते हो, जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लेता है। यहाँ क्योंकि जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। अब चर्चा करते हैं उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष में अंतर की। देखिए, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। जैसे अमोनिया निर्माण की एबर विधि है, N2+3H2, तो Fe जो है 2NH3, मोलिब्डेनम जो चूर्ण है Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है यहाँ पर। ठीक इसी प्रकार से उत्प्रेरक विष की चर्चा करते हैं, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देता है, उत्प्रेरक विष कहलाता है। अर्थात अगर आप इसी एबर विधि जो है अमोनिया निर्माण की विधि, इसमें मोलिब्डेनम की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड मिला देती हो तो वो आयरन की क्रियाशीलता को क्या कर देगा, घटा देगा। तो इस प्रकार से 28वें प्रश्न का अंतिम अथवा देखते हैं, उदाहरण सहित इसकी व्याख्या। मंद और तीव्र अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। मंद अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें पूरा होने में घंटे, दिन, कई साल तक लग जाते हैं। मंद रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे लोहे पर जंग लगना। विद्यार्थियों, प्रश्न सीधा भी आ सकता है, लोहे पर जंग लगने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो लोहा जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके Fe2O3 और जल के साथ क्रिया करके जंग का निर्माण कर लेता है। तीव्र अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, आपकी तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उदाहरणतः जब आप प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारकों में क्रिया करवाते हो तो 10⁻⁻10 सेकेंड में पूरी हो जाती है। जैसे NaOH प्लस HCl, तो NaCl और H2O का निर्माण होता है, बहुत कम समय में पूरी हो जाती है। अब चर्चा करते हैं सममांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक में अंतर। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद, विद्यार्थियों जो तीर के निशान के इस तरफ होता है वो अभिकारक होता है और आगे की ओर होता है
वो उत्पाद होता है, तो तीर के निशान के ऊपर होता है वो होता है उत्प्रेरक। अगर तीनों की भौतिक अवस्था समान है तो वह समांगी उत्प्रेरक और ये क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे SO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, NO गैस है, SO3 गैस है। और विषमांगी अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों की भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था हो तो उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। क्रिया जो है विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे वनस्पति तेल है, H2 से क्रिया करके वनस्पति घी बनाती है। तीसरा प्रश्न जो है आपका, प्रश्न तीसरा है कि उत्प्रेरक, वर्धक और विष की चर्चा हमने कर ली है। उत्प्रेरक, वर्धक और विष के साथ अब ये चर्चा कर रहे थे विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा देनी है। तो अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, विद्युत ऋणी के आधार, वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत ऋणी तत्व संयोग करता है, जो ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो ऑक्सीकरण है, और ऋण विद्युतीय तत्व निष्कासित होता है तो अपचयन। जैसे मैग्नीशियम में Cl2 जुड़ रहा है, ऋण विद्युतीय है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, ये आपके ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक फेरिक क्लोराइड FeCl3 में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो FeCl2 बन जाता है। ये जो अभिक्रिया है वो आपकी अपचयन अभिक्रिया है, और जब ये दोनों साथ होती हैं तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर 1 जो कि मिशन शेखावटी 100 विषय की बात करें, विज्ञान की, विज्ञान विषय कक्षा 10 का मॉडल पेपर 1 पूरा हो गया है। इसी विषय का मॉडल पेपर नंबर 2 और बकाया है, जिसके भी 2 वीडियो आपके मिशन शेखावटी 100 टीम के साथ ही लेकर आएंगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसका अध्ययन कीजिए, और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।